इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है, इसको कंडक्ट कैसे करना है, स्पेशली ऐसे केसेस जिसमें असला इस्तेमाल हुआ हो, तो वो हमारा आज का टॉपिक है। और दूसरा आपने याद रखना है, अगर इस सेशन जब अब ये शुरू हो रहा है और जब ये सेशन ख़त्म होगा, अगर इस सेशन के ख़त्म होने पे आपके जहन में कोई तब्दीली नहीं पैदा होती तो फिर मेरा भी वक्त ज़ाय हुआ और आपका भी वक्त ज़ाय हुआ, जो कि हम होने नहीं देंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हम इसको क्लियर करेंगे। मुकदमा किसे कहते हैं? हम सुनते हैं मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा खारिज हो गया, मुकदमा चालान हो गया। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कितना बेसिक क्वेश्चन है मुकदमा। कोई एक साहब बताएं, हाथ उठाएंगे, मुकदमा किसे कहते हैं? हर बात जो काबिल दस्तराजी हो और हमें उसकी रिपोर्ट मिले, उससे हम तैयार शाबाश, बेहतरीन जवाब। इसमें उन्होंने सारी चीज को क्लियर कर दिया। जुर्म काबिल दस्तअंदाजी की इत्तला, इसका रजिस्टर इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट में अंदराज, और जुर्म नाकाबिल दस्तअंदाजी का रजिस्टर रोजनामचा में अंदराज किया जाना अंदराज मुकदमा कहलाएगा। यानी मुकदमा दो किस्म के होंगे, एक काबिल दस्तअंदाजी और दूसरे नाकाबिल दस्तअंदाजी का पर्चा कहां पर होगा दर्ज? रोजनामचे में। होगी। फिर इसके अलावा एक और भी काम हमने करना है, उसके बाद भी एक काम करना है, क्योंकि नाकाबिल दस्तअंदाजी दफा आ गई है ना, तब एक काम और भी करना है, इजाजत लेनी है। जाली दस्तावेज़ात तैयार करना, इस्तेमाल करना, 468, 471 या नुकसान रसानी, तो ये नाकाबिल दस्तअंदाजी है। यहां तक हम क्लियर हैं? जुर्म की डेफिनेशन क्या, आपके ज़हन में जुर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? जी, कोई ऐसा फेल या तरकीब फेल जिसके करने या ना करने की कानून में कोई सलाह करे। दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने। एक्सीलेंट, बेहतरीन। फेल या तरके फेल जिसके लिए कानून राजुल वक्त में सजा मुकर्रर हो, वो जुर्म है। इन्वेस्टिगेशन, शहादतों को इकट्ठा करना, ये तफ्तीश है। तफ्तीशी अफसर का अंदराज मुकदमा के बाद, वैसे तो डेफिनेशन यही है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, लेकिन तफ्तीशी अफसर का अंदराज मुकदमा के बाद शहादतों को इकट्ठा करना तफ्तीश कहलाता है। अब इससे एक सवाल पैदा होता है, पर्चा दर्ज होने से पहले तफ्तीश हो सकती है? इंक्वायरी, वो इंक्वायरी है। पर्चा दर्ज होगा तो तफ्तीश का प्रोसेस शुरू होगा। 154 की जो ऑब्लिगेशन है, उसके अंदराज के बगैर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तफ्तीश नहीं है, और जो कुछ भी आपने किया है वो ना किसी कोर्ट में काबिल अदखाल शहादत है। हाँ, इसमें आप मौके पर जब पहुंचते हैं तो आप प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ ही इस्तगासा भी भेज देते हैं दर्ज होने के लिए थाने में, और उसके बाद इस्तगासा के वापस आने पर फिर पहली ज़िमनी का पहला फ़िक्रा आप लिखते हैं कि इस वक्त बाहवाला मुकदमा नंबर ऐना हालात रोशन राय आली हो चुके हैं, ताहम मुख्तसर हालात मुकदमा इस तरह पर हैं, और उसके बाद आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस का प्रोसेस शुरू करते हैं। ऐसा वाक़या, बयान, दस्तावेज़ या माहिराना राय, एक्सपर्ट ओपिनियन, जो मुजरम को जुर्म के साथ बराह रास्त जोड़ती हो और अदालत में, और एंड है लफ्ज़, यानी ये ज़रूरी शर्त है, और अदालत में बतौर अदखाल शहादत पेश हो सकती हो, उसे हम शहादत कहेंगे, उसे हम एविडेंस कहेंगे। जैसे
हम जब सिंपल केस से शुरू करते हैं 13वीं पैंट। 13वीं पैंट में जो हम पिस्टल बरामद करते हैं वो क्या चीज़ है? मादी शहादत। वो क्या साबित कर रही है कि ये पिस्टल इस बंदे के कब्जे से बरामद हुआ है। कब्जे को हम कैसे साबित कर रहे हैं? गवाहों के बयानात 161 के तहत मैं उस वक़्त फ़लाँ अफसर के साथ मौजूद था कि फ़लाँ की जामा तलाशी के दौरान उसकी दाएं डब में पोशीदा पिस्टल को कब्ज़े में लिया गया। अनलोड करने पर ये चीज़, उसमें इतनी गोलियां बरामद हुई, मैगज़ीन बरामद हुई। अब हम क्या कर रहे हैं? उस पिस्टल को कनेक्ट किसके साथ कर रहे हैं? उस मुल्ज़म के साथ। कत्ल, अब हम 13वीं पैंट से कत्ल की तरफ गए। ये मुल्ज़म के कब्जे से हमने बरामद किया। अलिफ से बरामद किया है जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। क्या ये कत्ल के उसके मुल्ज़म की बरामदगी पिस्टल की काफ़ी है साबित करने के लिए कि कत्ल उसने किया है? शाबाश। क्यों काफ़ी नहीं है? अभी कुछ और शहादतें रहती हैं। शहादत क्या कर रही है? जुर्म को किसके साथ कनेक्ट कर रही है? मुजरम के साथ। तो शहादत वो वाक़या है या बयान है या कोई रिपोर्ट है जो मुजरम और जुर्म को आपस में कनेक्ट कर रही है, उसे हम शहादत कहेंगे। उसके अलावा कोई भी बात को हम शहादत नहीं कहेंगे। जो ऐनी गवाह होता है, ऐनी गवाह, उसका बयान हम किस दफ़ा के तहत दर्ज करते हैं? 161 में हवासे खमसा में से कोई एक हिस्स के मुताबिक वो बयान देगा। ये बात याद रखें। गवाह क्या बयान देता है? मैंने देखा, मैंने सुना कि वो ये बात कर रहे थे। हाथ से या जिस्म के किसी हिस्से से आपने छुआ हो तो उसे हम गवाह का बयान करेंगे। उसके अलावा उसके अंदाजों की बुनियाद पे हम कंक्लूड नहीं करेंगे। सेमी ऑटोमेटिक, जिस असला में एक गोली फायर करने के बाद दूसरी गोली खुद ब खुद चेंबर में चली जाती है। कोई बताएगा ये कौन सी राइफल है? जी भट्ट साहब। करेक्ट। AK-74 रशियन मॉडल 222 राइफल। नाके पे आप गन चेक करें, अभी आप समझ लें, तमाम समझ लें। मैगजीन उतारें, NSP करें, NSP करने के बाद ट्राइगर को दबा लें। दबाने के बाद उसको सेमी ऑटोमेटिक मोड पे ले आए। ये मैं सेमी ऑटोमेटिक मोड पे ले आया। छोड़ा, सेमी ऑटोमेटिक पे अड्डा पाया। छोड़ा, टक की आवाज आई। अब इसको ऑटोमेटिक मोड पे ले जाएं। अब सेम वही, ट्राइगर को दबाएं, चेंबर करें, छोड़ें। अब ये टक की आवाज नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ये राइफल ऑटोमेटिक भी है और सेमी ऑटोमेटिक भी है। तो ये चलाए बगैर आप नाके पर राइफल को चेक कर सकते हैं कि ये बंदा जो राइफल लेके जा रहा है ऑटोमेटिक राइफल है, नॉन ऑटोमेटिक राइफल है, सेमी ऑटोमेटिक है। ये गोली का सबसे पहले मैंने सिक्का रिमूव कर दिया। सिक्का, जो बुलेट है वो मैंने इसकी अलग कर दी। ये है जिसने आगे ट्रैवल करना है। ये खोल पीछे रह गया। खोल के अंदर अब क्या है? बारूद। ये बारूद मैंने इसका सारा निकाल दिया। बारूद मैंने निकाल दिया, सिक्का निकाल दिया। अब इसके बाद सिर्फ इसमें प्राइमर रह गया है। प्राइमर गोली का बुनियादी तौर पे डेटोनेटर होता है। बॉम्ब का डेटोनेटर होता है ना जी। तो गोली का जो डेटोनेटर है वो प्राइमर है। अच्छा, इसको मैं फायर करूंगा,
पटाखे की आवाज़ आएगी, टेंट आपने परेशान नहीं होना। ये वो प्राइमर था जिसने आगे उस बारूद को आग देनी थी, और अगर हम इस बारूद को आग लगा दें तो धमाका होगा। ये हमने गोली का पोस्टमार्टम किया है। अब अगर इसी बारूद को होल में बंद करके प्राइमर के जरिए हम शॉट करते तो इसने 600 मीटर फी सेकंड से इसने मूव करना था, और ये वो गोली है जो इंसानी तारीख में 7.62 SMG क्लैशनकोफ इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा इंसानों को मारने का रिकॉर्ड रखती है। जितने लोग इस गोली से मरे हैं वो किसी भी गोली से किसी भी इंसानी तारीख के दौर में नहीं मरे। सबसे ज़्यादा कातिल गोली है। फायरिंग पिन बंदूक के पीछे के प्राइमर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क करती है। ये प्राइमर बारूद के अंदर आग लगा देता है और ये बारूद गैसेस छोड़ने लग जाता है। इन गैसेस के प्रेशर से ये बुलेट बैरल में से निकलकर सामने वाले इंसान की तरफ बढ़ती है। बुलेट का साइज बहुत ही कम होने की वजह से ये बॉडी के छोटे से पार्ट पर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। सबसे पहले बुलेट इस हड्डी को भी तोड़ देती है और ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स को चीरते हुए आगे निकल जाती है। इससे बॉडी के अंदर ये होल बन जाता है जिससे खून निकलने लग जाता है और फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक खून नहीं पहुंचता है और मौत हो जाती है।